सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार स्वागत। हम पढ़ रहे हैं भारत में संवैधानिक विकास या भारत का संवैधानिक विकास। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1861 का भारत परिषद अधिनियम। हमने 1858 का भारत परिषद अधिनियम भी पढ़ा, जिसमें देखा कि गवर्नर जनरल का पद जो है अब उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। देखो वो ये उतना महत्वपूर्ण अधिनियम नहीं है, लेकिन कुछ एक दो बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को पता हो तो बता सकते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए गए थे। जिसको भी ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा बहुत आता है तो बता सकता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। ठीक है। तो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। पहला पॉइंट तो ये था, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। हमने देखा केंद्रीय विधान परिषद में कितने सदस्य होते थे वायसराय के विधान परिषद में? 6 से 12। तो इसमें कर दिया केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 तो हुआ 6 की जगह 10 कर दिया और 12 की जगह 16 कर दिया। तो सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। परिषद के भारतीय सदस्यों को परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार, बहस करने का अधिकार। और बहस कैसे कर सकते हैं? प्रश्न पूछकर, प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन थोड़ी सी कमी थी इसमें, वो जवाब चाहे तो दे सकते थे या नहीं भी दे सकते थे, लेकिन शुरुआत तो हुई, प्रश्न पूछने का इनको अधिकार मिला। बात समझ में आई? तो बजट मतलब जो विधान परिषद के सदस्यों को, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। वो प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन इसका जवाब देना या अनुपूरक प्रश्न पूछना या जवाब देना जो है वो जरूरी नहीं था। जवाब देना इच्छा के ऊपर निर्भर था और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? क्रॉस क्वेश्चन या सीधा से बोलेंगे पुच्छ एक के साथ दूसरा प्रश्न। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा ये बजट इतना पिछले साल से कम क्यों है? तो उन्होंने बोला कि कृषि उत्पाद, सरकार को राजस्व की कमी हुई है। तो ये नहीं पूछ सकते थे कि किस किस मद में राजस्व की कमी। एक क्वेश्चन पूछ लिया इन्हें, खत्म हो गया। फिर दूसरे टॉपिक पर क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन जो प्रश्न पूछा उसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकते थे। और सबसे बड़ी बात कि जवाब देना ही उनके लिए जरूरी नहीं था, प्रश्न पूछ सकते थे। चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई। अभी जवाब मिला भी था मुझे। चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई। चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई जो कि पूर्णतया अप्रत्यक्ष रूप से, जो कि पूर्णतया अप्रत्यक्ष रूप से। क्या? चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई जो कि पूर्ण रूपतया अप्रत्यक्ष रूप से।
अप्रत्यक्ष रूप से मतलब वयस्क मताधिकार नहीं था, हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं था। तो कौन वोट देता था? जैसे नगर पालिका लिखेंगे, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल के सदस्यों द्वारा मतदान किया जाता था, मतदान किया जाता था। तो ये दो तीन बातें इसकी महत्वपूर्ण थी। अब हम पढ़ेंगे भारत परिषद। भारत परिषद एक्ट 1909, क्या बोलेंगे इसे? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन? मार्ले कौन? भारत सचिव, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मिंटो कौन? भारत के वायसराय, भारत के वायसराय। तो मार्ले भारत सचिव और मिंटो कौन? भारत के वायसराय, मिंटो भारत के वायसराय। अब क्या क्या परिवर्तन किए गए और क्या क्या इसकी कमियां थी, और जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे उस समय प्रथम श्रेणी के, उनकी प्रतिक्रिया इनके विषय में क्या थी, ये दो तीन बातें हमें इसमें पढ़ना है। प्रमुख प्रावधान क्या थे, क्या कमियां थी, और भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया इसके ऊपर थी। ये प्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी प्रकार का अन्य कोई भी एग्जाम हो, पटवारी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मार्ले मिंटो सुधार कब लेके आया था, मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे, ये क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो भारतीयों को विधि निर्माण, भारतीयों को विधि निर्माण, विधि निर्माण एवं प्रशासन, विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ये पॉइंट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम इसको समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अब केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्रीय विधान मंडल में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही थी। हमने देखा 6 से 12, फिर कितनी हुई? 10 से 16। अब इसके द्वारा जो है सदस्यों की संख्या हो गई 69। कितनी हो गई? कुल 69। उसमें से होते हैं 37 शासकीय, 37 शासकीय, और जो 32 होते हैं वो है गैर शासकीय, गैर शासकीय, गैर शासकीय। तो 37 सदस्य शासकीय है, मतलब जो गवर्नर जनरल के अधीन कार्यरत है वो शासकीय सदस्य है, और 32 सदस्य जो है गैर शासकीय है। और निर्णय कैसे होना है इसमें? बहुमत से। निर्णय कैसे होना है? बहुमत से होना है। तो वैसे तो देखा जाए तो वैसे ये 37 शासकीय सदस्य बहुमत में है, और ये निर्णय जो गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी उसके पक्ष में ही देगा। ये तो वही बात करेंगे जो गवर्नर जनरल, जो वायसराय है वो करवाना चाहता है। तो अब ये जो गैर शासकीय सदस्य हैं इसमें से भी जो है 27 निर्वाचित, 27 निर्वाचित, और जो 5 सदस्य है वो मनोनीत। 5 सदस्य क्या होंगे? मनोनीत, मनोनीत। तो जो मनोनयन भी कौन करेगा? वायसराय और उसकी परिषद। तो जब भी बैठक होगी और वोटिंग होगी तो इधर कितने सदस्य हो गए? 37 और 5 42, और इधर कितने बचे? मात्र 27। तो बहुमत हमेशा किसके इधर होगा? वायसराय की परिषद के पक्ष में ही हो, क्योंकि इसमें सरकारी सदस्यों की संख्या क्या है? ज्यादा है। और जो निर्वाचित, जो
गैर शासकीय सदस्य वो 32 तो है, उसमें से भी 5 सदस्यों को मनोनीत किया जाए, और मनोनीत तो हम अपने पक्ष के लोगों को ही करते हैं। इसी प्रकार प्रांतीय विधानमंडलों की सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान मंडलों की सदस्य संख्या में भी वृद्धि की गई। प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्य की संख्या में भी वृद्धि की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुसलमान मतदाताओं के लिए पृथक मताधिकार व पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये भी स्पष्ट कर दिया कि इतनी सीटें जो है मुस्लिमों के लिए आरक्षित होगी, या मुस्लिम प्रत्याशी होगा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक मताधिकार, मतलब मुस्लिम लोग ही उसे वोट करेंगे। ये बात जो है सामने आई। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, किस एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार 1919, धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार उन्हें दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कब हुई? मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को वाद विवाद करने तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने व वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया। अब इससे पहले हम देखते हैं, वो बहस करने का तो अधिकार था, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, और जवाब देना भी उनके लिए जरूरी नहीं था। इसमें वो कमियों को दूर कर दिया गया। बहस भी कर सकते थे, प्रश्न पूछने का वाद विवाद कर सकते थे, मतलब एक प्रश्न का जवाब दिया तो दूसरा प्रश्न पूछ सकते थे, जवाब भी देना उनके लिए जरूरी था। सदस्य वार्षिक बजट पर विवाद कर सकते थे तथा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे। सदस्य वार्षिक बजट पर बहस कर सकते थे तथा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव की बात करें, तथा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे। जैसे अभी होते हैं ना कटौती प्रस्ताव वगैरह, तो उस तरीके से ये प्रस्ताव भी लेकर आ सकते थे। इतना सब कुछ था इसमें, तो कुछ तो अच्छाइयां हमें देखने को मिल रही है, एक यहाँ कमी भी देखने को मिली, लेकिन फिर हम ओवरऑल इसकी कमियां देखते हैं कि क्या कमियां थी या क्या दोष थे। दोष यदि देखें तो चुनाव प्रणाली बहुत ही अस्पष्ट तथा अस्पष्ट तथा जनप्रतिनिधित्व के विरोधी थी। तो चुनाव प्रणाली बहुत ही अस्पष्ट
मतलब सबको मताधिकार नहीं था, वयस्क मताधिकार जैसे कोई बात थी क्या? नहीं। हमने देखा कि अप्रत्यक्ष जो पूर्णतया अप्रत्यक्ष थी, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन होते थे, कई कुछ ही लोगों को मत देने का अधिकार था, सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम में मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व देना, ये कौन सी नीति होगी उनकी? फूट डालो और शासन करो की, फूट डालो और शासन करो की नीति थी। तो इस अधिनियम में मताधिकार के संबंध में मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व देना हिंदुओं के लिए अन्याय था। और यहीं से जो है, हम डिटेल में भी लिखेंगे, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन यहीं से जो है भारत में जो है एक तरीके से हिंदू और मुसलमानों को आमने सामने लाया गया कि ये आपस में लड़ते रहे और अंग्रेजों के ऊपर किसी का ध्यान जाए ही नहीं। क्योंकि 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम साथ साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़े थे, तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ऐसी स्थिति दोबारा बने, तो इन्हीं लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास करते थे। शुरुआत की उन्होंने 1906 में क्या किया उन्होंने? मुस्लिम लीग की स्थापना, और उसको बोलो कि तुम ऐसे कुछ मांगे करो, उकसाते थे उनको, मुस्लिमों को, कि तुम आगे आओ। और उन्होंने बाकायदा पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की, और मुस्लिमों और इस मांग को उन्होंने जल्दी ही स्वीकार भी कर दिया। आगे देखिए, गैर हिंदुओं के लिए अन्यायपूर्ण था। कैसे? अब उतनी सीटें तो उनकी हो गई, एक संप्रदाय विशेष की होगी। अब जैसे जो भारत में अन्य धर्म है, तो उसमें भी तो छोटी छोटी, जैसे सिख वाले अलग मांगे, बौद्ध अलग मांगे। अब हिंदुओं के लिए अन्यायपूर्ण क्यों? अब हिंदुओं में क्या हो गया? विभाजन होना शुरू हो गया। अब इसमें अलग अलग जो, जैसे उदाहरण दिया मैंने, जैन धर्म बोले कि हमारा प्रतिनिधित्व, सिख बोले हमारा प्रतिनिधित्व, बौद्ध बोलेंगे हमारा प्रतिनिधित्व। यही बात सामने आई थी ना 1932 का पूना पैक्ट, उसमें तो जो दलित थे इनको भी पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया था, ढेर सारी बातें उठी थी ना उसमें, वो कहना चाहते थे। अब आगे देखेंगे कि प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत, प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत दिखावा मात्र था। यह केंद्रीय में तो वैसे ही, केंद्रीय में तो अशासकीय सदस्यों का ही, मतलब शासकीय सदस्यों का ही बहुमत था। प्रांतों में क्या बोला था उन्होंने कि गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा, ये बोला था। लेकिन उसमें भी जो है मनोनीत सदस्य मिलाकर शासकीय सदस्यों का ही बहुमत हो जाता था। मान के चलो कि ये है 75 सदस्य हैं, तो उसमें से 30 कर 40, ये 35 और ये 40, ये शासकीय हो गए और ये अशासकीय हो गए। अब बहुमत किसका दिख रहा है आपको? अशासकीय सदस्यों का। फिर क्या कर दिया इसमें से, इस 40 में से क्या कर दिया, 35 जो है निर्वाचित और 5 क्या हो गए? मनोनीत। तो ये 5 सदस्य भी मनोनीत थे, तो ये किधर जुड़ जाते थे? इधर। तो हो गए ना इधर 40 और इधर कितने हो गए? 35। तो हर जगह बहुमत जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय सदस्यों का या गवर्नर जनरल व उसकी परिषद का ही होता था। क्या लिखा हमने? प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत दिखावा मात्र था, क्योंकि सरकारी व
गैर सरकारी मनोनीत सदस्य मिलकर बहुमत में हो जाते थे, क्योंकि सरकारी सदस्य तो थे ही, साथ में जो गैर सरकारी लेकिन मनोनीत सदस्य होते थे वो हमेशा उनके पक्ष में ही मतदान करते थे। तो ये कुछ कमियां हमें देखने को मिली है। तो प्रावधान यदि देखें तो भारतीय वो विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में जनप्रतिनिधित्व दिया गया, अब उनको भी निर्वाचन किया जाने लगा। फिर क्या केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या 69 कर दी, बढ़ाकर 69 कर दी, और उसमें भी 37 शासकीय होते थे और 32 गैर शासकीय सदस्य होते थे। गैर शासकीय सदस्यों में 27 निर्वाचित और 5 जो है वो मनोनीत किए जाते थे। प्रांतीय विधानमंडलों की सदस्य संख्या में भी वृद्धि की गई। मुसलमान मतदाताओं के लिए पृथक मताधिकार, व पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन कहते हैं। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया। ये अच्छी बात है। सदस्य वार्षिक बजट पर बहस कर सकते थे तथा प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते, कटौती प्रस्ताव वगैरह प्रस्तुत कर सकते। लेकिन कमियां देखें तो चुनाव प्रणाली बहुत ही अस्पष्ट तथा जनप्रतिनिधित्व के विरोधी थी, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन किया जाता था। इस अधिनियम में मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व, मुसलमानों के को जो पृथक प्रतिनिधित्व देना वो भी हानिकारक था, दोषपूर्ण था, द्वेषपूर्ण था। वही प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत दिखावा मात्र था, क्योंकि सरकारी व गैर सरकारी मनोनीत सदस्य मिलकर हमेशा बहुमत में हो जाते थे। अब मार्ले मिंटो ने क्या लिखा है इसके विषय में, अब इसकी प्रतिक्रिया देखते हैं। तो मार्ले मिंटो क्या लिखते हैं इसके लिए, मार्ले मिंटो के विचार क्या थे उनके ऊपर, तो ये थे पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर हम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर हम क्या कर रहे हैं, नाग दंत है ना, नाग दंत बो रहे हैं, नाग सर एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। गुड, बो रहे हैं, नागदंत बो रहे हैं। तो ये कथन था किसका, मार्ले मिंटो का। वो खुद बोल रहे थे कि हमने जो पृथक प्रतिनिधित्व तो दे दिया है, हमने अपने सहयोग के लिए दिया है, पता नहीं कहीं इसका उल्टा असर भी हो सकता है। जहर तो जहर ही होता है, जहर तो जहर ही होता है। कोने दीक्षा है कि जरा अनम्यूट तो करो अपने आप को। मिनटों के बाद हम देखेंगे इसके विषय में और के एम मुंशी क्या बोलते हैं, इसने उभरते हुए प्रजातंत्र को, जान से मार दिया। उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार दिया। उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार दिया। महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं इसके विषय में, वो कथन भी लिखेंगे। महात्मा गांधी जी बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश ही कर दिया। मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा
सर्वनाश ही कर दिया, हमारा सर्वनाश ही कर दिया। तो इस तरीके से देखा हमने भारत परिषद एक्ट 1909, उसके प्रमुख प्रावधान, कमियां और उसके ऊपर प्रतिक्रिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।